कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी मेहनत से कर रहे होंगे। आप सबकी कमेंट्स देखकर भी दोस्तों बहुत खुशी हो रही है और अच्छा लग रहा है कि जो मेहनत कर रहा हूं मैं वो सफल हो रही है। और आपको जिस उद्देश्य से मैंने पढ़ाना शुरू किया था और वाकई में आप सब उसी उद्देश्य से पूरी मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं। काफ़ी बच्चों के, काफ़ी भाइयों के मेरे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं, हमसे प्रश्न अच्छे से बन पा रहे हैं, जो प्रश्न हम नहीं भी बना पाते थे अब वो ही प्रश्न हम अच्छे से बना पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप अगर इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों कि जो हिस्ट्री है, अभी तो फिलहाल हम प्राचीन भारत को ही पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत से चाहे मध्यकालीन भारत हो चाहे आधुनिक भारत हो, इसी तरीके से हम पढ़ते चलेंगे। और यकीन मानिए आप जब पीसीएस का मेंस तक का भी पेपर देंगे तो आपको मेंस लिखने में भी दोस्तों बहुत मजा आएगा और आपको मेंस में भी आप अच्छे नंबर को अर्जित कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो हम पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे थे दोस्तों सीमावर्तीय राजवंशों को। सीमावर्तीय राजवंशों में जो सीमावर्तीय राजवंश थे उनको हम पढ़ चुके थे। आज की इस वीडियो दोस्तों जो सीमावर्तीय राजवंश की है, जो सेकंड वीडियो है, इसके बाद में थर्ड वीडियो और रहेगी जिसमें हम छोटे छोटे जैसे कि सिसोदिया वंश है और हिंदू शाही जो राजवंश है उनको दोस्तों हम डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा एक भी पॉइंट जो है दोस्तों छूट ना पाए। वैसे भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट राजवंश है उन्हीं को आपको पढ़ा रहा हूं और जो अन्य राजवंश है उनको दोस्तों हम नहीं पढ़ रहे हैं। कश्मीर के राजवंशों में दोस्तों जैसे कि करकोट वंश, उत्पल वंश और लुहार वंश, ये दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन के समय से लेके 1200 ईस्वी तक, 1200 ईस्वी या 1300 ईस्वी तक हम दोस्तों पढ़ चुकेंगे और इसके बाद का जो कश्मीर का इतिहास रहेगा उसको हम पढ़ेंगे मध्यकाल में, क्योंकि जो प्राचीन भारत के अंक कहें सीमावर्ती राजवंश या स्वतंत्र राजवंश, इसके बाद में हम देखेंगे मध्यकालीन भारत के जब स्वतंत्र राजवंशों को, जैसे जौनपुर हुआ, कश्मीर हुआ, उसके साथ में हम कश्मीर के आने वाले इतिहास को हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। कश्मीर के राजवंश या फिर बात करते हैं हम कश्मीर के इतिहास की। तो दोस्तों कश्मीर के इतिहास की जो हमें अधिकतर जानकारी प्राप्त होती है, कश्मीर के इतिहास की जो हमें अधिकतर जानकारी प्राप्त होती है वह हमें एक पुस्तक है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी से कश्मीर के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। यह प्रश्न दोस्तों कई बार पूछा गया है पीसीएस में भी, यूपीएससी में भी और अन्य जितने भी स्टेट्स एग्जाम है उनमें पूछा ही जाता है। जम्मू कश्मीर का राजवंश, जिसमें दोस्तों इन राजवंशों की अगर बात करते हैं संपूर्ण तिथि की, प्रशासन की, किस तरीके का प्रशासन था, संपूर्ण इतिहास की जम्मू कश्मीर की, तो पुस्तक है राजतरंगिणी। कौन सी दोस्तों? राजतरंगिणी से हमें जम्मू कश्मीर के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। राजतरंगिणी किनके द्वारा लिखी गई थी? तो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी। कल्हड़ कौन थे? तो कल्हड़ एक विद्वान थे जो कि ब्राह्मण थे। यह भी दोस्तों पूछा गया है प्रश्न कि कल्हड़ कौन थे, तो कल्हड़ एक ब्राह्मण थे। कल्हड़ के द्वारा एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी से जम्मू कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। आदिकाल से लेकर 1151 इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, याद रखेंगे। पूछा जाता है कि जो प्राचीन राजतरंगिणी है या वास्तविक राजतरंगिणी है उससे कहां तक के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो 1151 तक के, आदिकाल से लेकर 1151 तक के हमें इतिहास की जानकारी राजतरंगिणी से प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों जोनराज के द्वारा इसका विस्तार किया गया और जैनुलाब्दीन, जो कि हम मध्यकालीन इतिहास में जब स्वतंत्र राजवंशों को देखेंगे कश्मीर के, उसमें हम जैनुलाब्दीन के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इनके अच्छे गुणों के कारण दोस्तों इन्हें अकबर की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। इनको हम मध्यकाल में पढ़ेंगे। अभी जब दोस्तों हम राजतरंगिणी को देख रहे हैं तो देख लेते हैं, हमें राजतरंगिणी की जो वास्तविक राजतरंगिणी है उसकी हमें जानकारी जो प्राप्त होती है तिथि की, वह मिलती है दोस्तों 1151 तक, 1151 यानी कि जय सिंह के कार्यकाल तक। लेकिन दोस्तों जैनुलाब्दीन के कार्यकाल तक जो इसका विस्तार किया है वह किया है दोस्तों जॉन ने। और यह भी प्रश्न दोस्तों किसी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था। अब दोस्तों राजतरंगिणी में दोस्तों 8 तरंग हैं और 8000 श्लोकों में इसे बांटा गया है। 8 तरंग पूछा गया था, शायद हरियाणा पीसीएस के एग्जाम में दोस्तों पूछा गया कि राजतरंगिणी को कितने तरंगों में बांटा गया है। तो कितने दोस्तों? 8 तरंगों में इसे बांटा गया है और इसमें 8000 श्लोक हैं। लेकिन दोस्तों इसका जो जैनुलाब्दीन तक विस्तार किया है वह जौनराज के द्वारा किया गया है। जैनुलाब्दीन तक कहां तक दोस्तों?
20 ईस्वी तक इसका जो विस्तार किया गया किसके द्वारा, जोमराज के द्वारा। विस्तार कल्हड़ के द्वारा कहां तक मिलता है, वह मिलता है दोस्तों 1151 तक, जय सिंह तक। अब कल्हड़ के द्वारा दोस्तों अशोक को कश्मीर का पहला शासक बताया जाता है। क्या दोस्तों, कल्हड़ के द्वारा अशोक को कश्मीर का पहला शासक बताया जाता है। और श्रीनगर की स्थापना जो की थी वो दोस्तों किसके द्वारा, अशोक के द्वारा ही की गई थी। जब हमने दोस्तों अशोक के बारे में पढ़ा था, अशोक के इतिहास को पढ़ा था, तो हमने सबसे लास्ट पे, याद करिए दोस्तों, सबसे लास्ट पे मैंने अशोक के द्वारा स्थापित किए गए नगरों के बारे में ही बताया था। अगर दोस्तों आपने अशोक के इतिहास के बारे में नहीं देखा है या अशोक के बारे में नहीं पढ़ा है, तो यकीन मानिए दोस्तों अशोक से या मौर्य काल से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उसको आप पढ़िए, यकीनन आपको पढ़ने में मजा आएगा। और फिर इसके बाद अशोक से कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि चाहे अशोक के अभिलेख हो, चाहे शिलालेख हो, चाहे गुहालेख हो, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन, अलग अलग बांट के अच्छे से दोस्तों आपके लिए एक्सप्लेन किया था, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। कल्हड़ के द्वारा कश्मीर का जो पहला शासक किसे बताया गया है, तो अशोक को बताया गया है। और अशोक के द्वारा जम्मू कश्मीर में ही दोस्तों श्रीनगर एक नगर की स्थापना की जाती है। और कनिष्क ने यहाँ पर कनिष्कपुर नगर की स्थापना की थी। क्या दोस्तों, कनिष्क ने यहाँ पर कनिष्कपुर नगर की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में आता है जम्मू कश्मीर में एक पहला राजवंश जिसका नाम है करकोट वंश। आप इनका क्रम जरूर याद रखेंगे, कई बार क्रम में पूछा गया है, जैसे कि करकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। क्रमशः दोस्तों यही पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर पर शासन करने वाले राजवंशों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो करकोट वंश के बाद उत्पल वंश, फिर लोहार वंश। तो करकोट वंश को थोड़ा देखते हैं प्राचीन इतिहास को। एक दोस्तों गोनंद वंश था। क्या दोस्तों, गोनंद वंश के अंतिम शासक जिनका नाम था दोस्तों बालादित्य। यहां पे लिख लेते हैं दोस्तों, एक था गोनंद वंश। हालांकि इससे पहले का जो इतिहास है वो नहीं पूछा जाता, लेकिन थोड़ा सा मैं दोस्तों बता देता हूं आपको। गोनंद वंश के जो अंतिम शासक थे जिनका नाम था दोस्तों बालादित्य, गोनंद वंश के अंतिम शासक बालादित्य को करकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन 7वीं शताब्दी में पराजित करते हैं और जम्मू कश्मीर पर गोनंद वंश के स्थान पर करकोट वंश की स्थापना करते हैं। तो करकोट वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, दुर्लभ वर्धन। कौन दोस्तों, दुर्लभ वर्धन, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में करकोट वंश की स्थापना की थी। और दुर्लभ वर्धन के द्वारा ही, याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो कई बार पूछा जाता है, दुर्लभ वर्धन के द्वारा ही हर्षवर्धन को बुद्ध के दांत यानी कि महात्मा बुद्ध के दांत जो कि जम्मू कश्मीर में थे, उनको दोस्तों हर्षवर्धन को भेंट किया जाता है। किनको दोस्तों, हर्षवर्धन को भेंट किया जाता है। बुद्ध के दांतों को जम्मू कश्मीर से हर्षवर्धन को किसके द्वारा भेंट किया जाता है, तो दुर्लभ वर्धन के द्वारा ही दोस्तों भेंट किया जाता है। दुर्लभ वर्धन कौन थे, तो करकोट वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में करकोट वंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में संस्थापक दुर्लभ वर्धन 7वीं शताब्दी में स्थापना की और हर्षवर्धन को इन्होंने बुद्ध के दांतों को अवशेष यानी कि दोस्तों भेंट स्वरूप दिया था। इसके बाद में जो अगले इसके शासक आते हैं, प्रमुख शासक है बालादित्य मुक्तापीठ, जो कि दोस्तों 724 से लेके 760 तक शासन करते हैं। थोड़ी सी दोस्तों एक आध दो शासकों की मैंने डेट लिखी है। पुष्यभूति वंश या हर्षवर्धन के समकालीन कौन सा शासक था, ऐसा पूछा जाता है। या पूछा जाता है ललितादित्य के समकालीन कौन सा शासक था, तो जो आपसे बार बार पूछा जाता है ललितादित्य के समकालीन कौन सा शासक था, तो दोस्तों कन्नौज के यशोवर्मन के साथ मिलकर, कन्नौज के यशोवर्मन जो शासक था वह किसके, ललितादित्य के समकालीन था। और यहाँ पर दुर्लभ वर्धन के जो समकालीन थे वह थे दोस्तों हर्ष। कौन दोस्तों, हर्ष। ऐसे ही आज समकालीन जब कोई घटना एक दूसरे के साथ जुड़ी होगी तो यकीनन आप उससे समझिए कि एक दूसरे की ये शासक समकालीन है। ठीक है दोस्तों। ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि दुर्लभ वर्धन के समकालीन कौन से शासक थे, हर्षवर्धन थे या और भी शासक आपको दे देगा, तो आप उससे अंदाजा लगा पाएंगे कि 7वीं शताब्दी में इन्होंने स्थापना की और 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत में कौन कौन से राजवंश थे। इसके आधार पर दोस्तों हालांकि आपको ऑप्शन इस तरीके से देगा कि आप काट के निकाल सकते हैं, या फिर आपको ऑप्शन दे सकता है मौर्य काल की अशोक ऑप्शन दे सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य, इसके तरीके से आप आराम से ऑप्शन को काट सकते हैं। ललितादित्य जो कि करकोट वंश के प्रमुख शासक हैं, 724 से लेकर 760 तक शासन करते हैं। और इनके द्वारा दोस्तों होता क्या है कि कन्नौज के एक शासक थे जिनका नाम था यशोवर्मन। कौन दोस्तों, यशोवर्मन। याद रखेंगे यह ललितादित्य के समकालीन शासक हैं।
कन्नौज के शासक थे यशोवर्मन के साथ मिलकर इन्होंने तिब्बतियों को हराया था। क्योंकि दोस्तों इस टाइम पे जम्मू कश्मीर जो कि तिब्बत वाले क्षेत्रों से सटा हुआ था। अब हालांकि वर्तमान जो शासन व्यवस्था है लद्दाख या फिर बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ऐसे ही क्षेत्रों में बटा हुआ नहीं था। प्राकृतिक नदियों के द्वारा ही दोस्तों जम्मू कश्मीर का जहां पर इतिहास था उनको बांटा जाता था। जम्मू कश्मीर में जो करकोट वंश है, करकोट वंश के शासक थे ललितादित्य। इन पे शासन काल पर तिब्बतियों का आक्रमण हो रहा था। ललितादित्य और यशोवर्मन ने मिलकर तिब्बतियों को पराजित किया था। और बाद में दोस्तों होता क्या है कि यशोवर्मन को भी ललितादित्य के द्वारा दोस्तों पराजित किया जाता है। याद रखेंगे, यह भी दोस्तों पूछा जाता है। और इनके दरबार में यशोवर्मन के दरबार में दोस्तों कवि थे। यशोवर्मन के दरबार में 2 महत्वपूर्ण कवि थे। याद करिए दोस्तों, जो हमने कन्नौज में यशोवर्मन के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि इनके दरबार में जो प्रमुख कवि थे जैसे कि वाक्पति और भाभूति। जब दोस्तों ललितादित्य यशोवर्मन को पराजित करते हैं तो उनके दरबार में रहने वाले 2 कवि जिनका नाम था वाक्यपति और भाभूति को अपने साथ जम्मू कश्मीर अपने राज्य दरबार में ले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यह भी प्रश्न दोस्तों पीसीएस एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि ललितादित्य किन कवियों को अपने साथ जम्मू कश्मीर ले गए थे। तो वाक्यपति को और भाभूति को अपने साथ जम्मू कश्मीर ले गए थे। थोड़े से दोस्तों आपको डिफिकल्ट पॉइंट लग सकते हैं या हो सकता है कि आपने इन राजवंशों के बारे में नहीं पढ़ा हो। जब आप दोस्तों पिछले साल के पीसीएस के पेपरों सॉल्व करेंगे तो आप यकीनन तौर पर इससे बनने वाले प्रश्नों को देख सकते हैं। और जब मैं इसके आपको प्रश्न भी कराऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ किस पीसीएस एग्जाम में या एसएससी में या किसी भी स्टेट्स एग्जाम में यह पूछा गया है। कोई भी दोस्तों मैं जो पढ़ाता हूँ आपको संबंध उसके एग्जाम से ही रहता है। कोई मेरा मकसद फालतू के पढ़ाने का आपको नहीं रहता है। तो थोड़ा सा आप यकीन करिए और मेरे साथ आप पढ़ते चलिए। चलिए दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं। और मुझे दोस्तों आज लग रहा है कि जैसे मैं थोड़ा सा आज आपको जल्दी पढ़ा रहा हूँ। चलिए थोड़ा स्लो करते हैं। जम्मू कश्मीर के हम पढ़ रहे थे सीमावर्ती राजवंशों में जम्मू कश्मीर के इतिहास को, जिसमें दोस्तों हमने देखा कि जानकारी राज तड़ंगड़ी से प्राप्त होती है। और राज तड़ंगड़ी किसके द्वारा लिखी गई? कल्हड़ के द्वारा लिखी गई। कल्हड़ कौन था दोस्तों? ब्राह्मण था। और राज तड़ंगड़ी दोस्तों किस भाषा में लिखी गई? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यह भी दोस्तों प्रश्न एक बार पूछा गया है, शायद एसएससी में पूछा गया है या पीसीएस एग्जाम में। इतना तो जो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन दोस्तों किसी ना किसी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। क्योंकि दोस्तों जब प्रीवियस ईयर में पेपर देखता हूं तो मुझे यह तो पता रहता है कि हाँ एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन मैं यह भूल जाता हूं कि किस एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है दोस्तों। राज तड़ंगड़ी को संस्कृत भाषा में कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। कल्हड़ ब्राह्मण थे। आदिकाल से लेकर 1151 तक यानी कि जय सिंह तक 1151 तक इसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों इसको जैनुल आब्दीन 1420 तक जो विस्तारित किया है वह जोनराज के द्वारा किया गया है। इसमें 8 तरंग है और 8000 श्लोकों में बांटा गया है। इसके बाद में दोस्तों कल्हड़ जो थे अशोक को जम्मू कश्मीर का पहला शासक मानते हैं, कश्मीर का पहला शासक मानते हैं। और इनके द्वारा अशोक के द्वारा ही श्रीनगर की स्थापना की गई थी। कनिष्क ने यहाँ पर कनिष्कपुर नगर बसाया था, यह भी दोस्तों पूछा जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं करकोट वंश। करकोट वंश के संस्थापक दुर्लभवर्धन ने गोनंद वंश के अंतिम शासक वारादित्य को हराकर 7वीं शताब्दी में करकोट वंश की स्थापना की थी। और हर्षवर्धन को जो दुर्लभवर्धन ने इन्होंने बुद्ध के दांतों को भेंट स्वरूप दिया था। इसके बाद में प्रमुख शासक आते हैं ललितादित्य जो कि 724 से लेके 760 तक शासन करते हैं। और इन्होंने कन्नौज के शासक यशोवर्मन के साथ में मिलकर, कन्नौज का जो यशोवर्मन वंश पढ़ा है हमने, कन्नौज के शासक यशोवर्मन के साथ में मिलकर यह तिब्बतियों को हराते हैं। और बाद में दोस्तों यह भी होता है कि यशोवर्मन और ललितादित्य के साथ में युद्ध होता है, जिसमें दोस्तों यशोवर्मन पराजित होते हैं तो ललितादित्य जो है वो बाघपति और भाभूति को अपने साथ जम्मू कश्मीर ले जाते हैं, जो कि दोस्तों यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। और अंतिम जो पॉइंट हमने देखा है कि तुर्कों एवं कंपोजों को भी किसने हराया था? तो ललितादित्य मुक्तिपीड़ ने हराया था। यह दोस्तों जम्मू कश्मीर के इतिहास में काफी शक्तिशाली और महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। 733 ईस्वी में डेट दोस्तों याद रखेंगे, डेट भी पूछी गई है। 733 ईस्वी में जो दोस्तों ललितादित्य हैं इनके द्वारा चीन में एक दूत मंडल को भेजा जाता है। चीन में दूत मंडल को किसके द्वारा भेजा जाता है? तो ललितादित्य के द्वारा 733 ईस्वी में भेजा गया था।
और इन्होंने दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि काफी शक्तिशाली शासक थे और काफी लंबा भी इनका शासनकाल रहा है, 724 से लेकर 760 तक। तो इतने लंबे शासनकाल में इन्होंने बहुत से दोस्तों जम्मू कश्मीर में मंदिरों का निर्माण भी कराया, जिनमें दोस्तों जो प्रमुख हैं, एक तो है दोस्तों भगवान सूर्य को समर्पित मार्तंड मंदिर। याद रखेंगे, सूर्य का मार्तंड मंदिर, क्योंकि दोस्तों आपसे जब इस तरीके से पूछता है कि मार्तंड मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में स्थित है सूर्य का मार्तंड मंदिर। सूर्य का मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ललितादित्य ने करवाया था। एक दोस्तों परिहासपुर नगर की स्थापना भी जम्मू कश्मीर में किसने की थी, तो ललितादित्य ने ही की थी। एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा गया है कि परिहासपुर नगर की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी दोस्तों, ललितादित्य, जो कि कर्कोट वंश के शासक थे। और बांदा उत्तर प्रदेश से, याद रखेंगे दोस्तों, खासकर यूपी पीसीएस में यह प्रश्न पूछा गया है 2-3 बार। बांदा उत्तर प्रदेश से ललितादित्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो बांदा की लोकेशंस को डिटेक्ट करिए। पहली बात तो दोस्तों आप चाहे हिस्ट्री पढ़िए या ज्योग्राफी, आपके पास दोस्तों फिजिकल और पॉलिटिकल उत्तर प्रदेश का, भारत का और वर्ल्ड का मैप होना बहुत जरूरी है अगर आप किसी बीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। क्योंकि दोस्तों मैप के सहारे हमें लोकेशंस को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, और मैप के सहारे जब हम चीजों को जोड़ के पढ़ते हैं तो आसानी से हम याद भी कर पाते हैं। तो आप दोस्तों नहीं है तो दोस्तों 10-10, 15-15 रुपए के मैप बनेंगे, जरूरी नहीं है आप बड़े लगाएं, छोटे छोटे मैप ले आके आप भी लगा सकते हो और काम अपना चला सकते हैं। जैसे कि दोस्तों बांदा उत्तर प्रदेश से ललितादित्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब बांदा की आपको लोकेशंस को देखना है कि कहां पर है, और इसके सीमावर्ती जिलों के भी आपको देखना है। अंतिम शासक थे कर्कोट वंश के, जिसका नाम था दोस्तों विनयादित्य। क्या नाम था, विनयादित्य। और विनयादित्य के बाद में विनयादित्य के अंतिम शासक, सॉरी दोस्तों, कर्कोट वंश के अंतिम शासक विनयादित्य को उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन पराजित करते हैं। कौन करते हैं, अवंती वर्मन पराजित करते हैं। फिर से देखते हैं दोस्तों, कर्कोट वंश के अंतिम शासक थे जिनका नाम था विनयादित्य। विनयादित्य को अवंती वर्मन पराजित करते हैं, जो कौन थे, उत्पल वंश के संस्थापक थे। कर्कोट वंश के स्थान पर जम्मू कश्मीर में अब आ जाता है दोस्तों उत्पल वंश का शासन। अवंती वर्मन जो कि 855 से लेकर 883 तक शासन करते हैं। संस्थापकों की दोस्तों तो मैंने डेट लिखी है, और जो प्रमुख शासक है उनकी ही डेट लिखी है, ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। उत्पल वंश के संस्थापक दोस्तों कौन थे, अवंती वर्मन थे, जिन्होंने विनयादित्य को पराजित कर उत्पल वंश की स्थापना की थी। अब दोस्तों इनके बारे में प्रमुख पॉइंट जो पूछा जाता है, और एक बार यूपीएससी में पूछा गया था, यह जो थे अवंती वर्मन अपने मंत्री सूर्य के साथ, याद रखेंगे, अपने मंत्री सूर्य के साथ मिलकर यह शासन व्यवस्था को चलाते थे। किसको साथ दोस्तों, इनके एक मंत्री थे जिनका नाम था, काफी विद्वान मंत्री थे और शक्तिशाली भी थे। इनके साथ मिलकर यह जो थे अवंती वर्मन शासन को अपने चलाते थे। तो पूछा जाता है उत्पल वंश के संस्थापक किस मंत्री के साथ मिलकर शासन को चलाते थे, तो मंत्री के नाम था दोस्तों सूर्य के साथ मिलकर। इनकी मृत्यु के बाद, क्योंकि दोस्तों अवंती वर्मन शासक तो बन जाते हैं, लेकिन इतने ज्यादा यह एक तो कह सकते हैं कि बुद्धिमान शासक नहीं थे, और अंतिम स्वरूप इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था दोस्तों सुगंधा। क्या नाम था दोस्तों, सुगंधा। और अवंती वर्मन की मृत्यु के बाद जो उत्पल वंश का संचालन किया जाता है, उत्पल वंश का जो संचालन किया जाता है वह किया जाता है इनकी पत्नी सुगंधा के द्वारा, और यही उत्पल वंश की एक संचालिका बनती हैं। अपने पुत्र को यह गद्दी में बैठा देती हैं और फिर शासन का काम यह स्वयं ही संभालती हैं। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे, सुगंधा। और अवंती वर्मन के द्वारा अवंतीपुर और सुइयापुर नगरों का निर्माण जम्मू कश्मीर में किया जाता है। अवंतीपुर को दोस्तों वैसे भी आप याद रख सकते हैं कि अवंती वर्मन और अवंतीपुर, लेकिन दोस्तों जो सुइयापुरा है, जो जम्मू कश्मीर में है, उसे आप याद रखेंगे कि सुइयापुरा की स्थापना किसने की थी, तो अवंती वर्मन ने की थी। किसने की थी, अवंती वर्मन ने की थी। तो इसको आप खासकर याद रखें, और कई बार जब पूछा जाता है तो फिर एग्जाम के टाइम पे कंफ्यूजन होता है। अवंतीपुर, अवंती वर्मन आप याद रख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों जो आते हैं इस वंश के शासक थोड़े से महत्वपूर्ण हैं, जिनका नाम है क्षिवेंद्र गुप्त। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी जो पत्नी थी दिद्दा, लोहार वंश की राजकुमारी थी दोस्तों दिद्दा। लोहार वंश की राजकुमारी दिद्दा का जो विवाह होता है क्षिवेंद्र गुप्त के साथ हुआ था। या दोस्तों इस तरीके से कहें कि क्षिवेंद्र गुप्त ने लोहार वंश की राजकुमारी रानी दिद्दा के साथ विवाह किया था। और जब क्षिवेंद्र गुप्त की मृत्यु हो जाती है तो करीब करीब 50 वर्षों तक
रानी दिद्दा के बारे में दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि रानी दिद्दा किस राजवंश से संबंधित है या फिर इन्होंने कब शासन किया था। तो काफी कहें एक तरीके से प्राचीन भारत में काफी महत्वपूर्ण एक तरीके शासका रही है दोस्तों, जिनके बारे में थोड़ा सा आपको जानना चाहिए कि रानी दिद्दा उत्पल वंश की राजकुमारी थी, लेकिन दोस्तों क्षेमेंद्र गुप्त की राजकुमारी थी, क्षेमेंद्र गुप्त की पत्नी थी, और लेकिन जो राजकुमारी थी वह लोहार वंश की राजकुमारी थी। इन्होंने जो शासन किया है उत्पल वंश को आगे बढ़ा है और करीब करीब 50 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद में दोस्तों आता है लोहार वंश। कौन आता है? लोहार वंश। लोहार वंश के संस्थापक आते हैं दोस्तों संग्राम राज। लोहार वंश के संस्थापक आते हैं संग्राम राज, जो कि 1003 से लेके 1028 तक शासन करते हैं। कब से दोस्तों? यह दोस्तों है 855 से 883 तक। इसके बाद में कई और शासक आते हैं जिनके बारे में पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों उन्हीं को हमें पढ़ना है, और खासकर दोस्तों उन चीजों को पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछी जा सकती हैं हमसे। हम कहें उत्पल वंश को ही अगर हम 4 पेज में पढ़ लेंगे या 2 घंटे वीडियो में पढ़ेंगे तो प्रश्न उससे बनना नहीं है, कोई फायदा उसको पढ़कर हमें नहीं होने वाला। हम दोस्तों इस तरीके से पढ़ें कि हम प्राचीन भारत के ज्यादातर पोर्शन को कवर कर ले उसको, जिससे हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि गुप्त वंश है, गुप्त वंश की प्रशासनिक व्यवस्था है, मौर्य वंश है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है। बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, हम टॉपिक्स हैं उनको हम पढ़ चुके हैं। जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट नहीं है उनको भी हम पढ़ते हैं, लेकिन उसी तरीके से पढ़ेंगे। क्षेमेंद्र गुप्त, जिनके बारे में हमने देखा कि इनकी पत्नी का नाम था दिद्दा, जिन्होंने करीब करीब 50 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद में आता है लोहार वंश। लोहार वंश के संस्थापक थे जिनका नाम था दोस्तों संग्राम राज, जो कि 1003 से लेके 1028 तक शासन करते हैं। थोड़ी सी देर आप संस्थापकों की अपनी नजर में जरूर रखेंगे। कैसे दोस्तों? 1003 से लेके 1028 तक शासन करते हैं। ठीक है दोस्तों, 1003 से लेके 1028 तक शासन करते हैं। इसके बाद में दोस्तों इनके एक मंत्री थे जिनका नाम था तुंग। इनको दोस्तों खासकर आप याद रखें, क्योंकि यह जो मंत्री थे तुंग काफी शक्तिशाली थे और काफी विद्वान भी थे। क्योंकि दोस्तों जो लोहार वंश के संस्थापक थे संग्राम राज, और दोस्तों एक भटिंडा के शासक थे जिनका नाम था त्रिलोचन पाल। भटिंडा के शासक थे त्रिलोचन पाल। मैंने बताया था कि भटिंडा के शासक त्रिलोचन पाल के द्वारा एक संघ की स्थापना की जा रही थी। क्यों दोस्तों? महमूद गजनबी से लड़ने के लिए, क्योंकि उतनी शक्तिशाली स्थिति में कोई शासक नहीं था। क्षेत्रीय स्तर पर छोटे छोटे राजवंश थे, और इसलिए दोस्तों जब भटिंडा के शासक, थोड़ी सी यहां पर लिख देते हैं दोस्तों, भटिंडा के शासक थे जिनका नाम था दोस्तों त्रिलोचन पाल। क्या नाम था? त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल की सेना में, त्रिलोचन पाल की सेना को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने अपने मंत्री तुंग को भेजा था। किसे भेजा था दोस्तों? तुंग को भेजा था। और यह दोस्तों सेना जो एकत्रित की जा रही थी, क्यों की जा रही थी? महमूद गजनबी से लड़ने के लिए। क्यों दोस्तों? महमूद गजनबी से लड़ने के लिए यह सेना को बनाया जा रहा था। क्यों दोस्तों? 1003 से लेके 1028 तक, और महमूद गजनबी के जो आक्रमण हुए हैं 1000 से लेके 1025-26 तक महमूद गजनबी के आक्रमण हुए हैं। इसलिए दोस्तों क्या है पॉइंट? संग्राम राज के द्वारा अपने मंत्री तुंग को भटिंडा के शासक त्रिलोचन पाल के द्वारा बनाए जा रहे एक हिंदू संघ का सेना का नेतृत्व करने के लिए अपने मंत्री इन्होंने तुंग को भेजा था, जो कि यह महमूद गजनबी के विरुद्ध आक्रमण में शामिल हुए थे। इसके बाद में लोहार वंश का एक शासक था दोस्तों हर्ष। क्या था दोस्तों? याद रखेंगे, लोहार वंश का एक शासक था हर्ष, और इसे दोस्तों अपने सद्गुणों और दुर्गुणों के कारण बहुत दोस्तों कह सकते हैं कि एक इतिहास में काफी ख्याति प्राप्त है इसे। क्यों दोस्तों? कि इतिहास में अगर हम बात करें कि काफी विद्वान और काफी मूर्ख शासकों को जिनका इनका शासनकाल चल ही नहीं सका, जैसे कि प्राचीन भारत में है दोस्तों हर्ष, जो कि लोहार वंश के शासक थे। और मध्यकालीन भारत में अगर हम बात करते हैं तो मध्यकालीन भारत में थे मोहम्मद बिन तुगलक। और इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं अगर मुगल बादशाह के तौर पे तो मोहम्मद शाह जी। तो दोस्तों जो शासक रहे हैं, मुझे इनके जब चरित्रों को इनके बारे में थोड़ा सा बहुत पढ़ते हैं, अगर आपको भी टाइम मिले तो इनके बारे में जरूर पढ़िए। आपको पढ़ के हंसी आएगी कि किस तरीके के ये शासक थे। थोड़ी सी अगर बात करते हैं दोस्तों हर्ष के बारे में, तो यह अपने सद्गुणों और दुर्गुणों का एक विचित्र सम्मिश्रण था। कैसे दोस्तों? सद्गुणों में अगर बात करते हैं तो यह दोस्तों बहुत विद्वान था, बहुत ज्यादा विद्वान था, और इसके राज दरबार में दोस्तों बहुत सारे कवि भी रहते थे।
और इसे अपनी विद्वता के कारण बहुत सारे राजवंशों में दोस्तों सम्मानित भी किया जाता था। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं शासन संचालन को लेकर, लेकिन शासन संचालन को देखकर इससे मूर्ख दोस्तों शासक कोई नहीं था। जब इसके बारे में हम आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना ज्यादा यह दोस्तों मूर्ख शासक है। तो आप याद रखेंगे, ऐसा ही लिखेंगे आप कि हर्ष जो है, इसको आप लिए, हर्ष जो है अपने सद्गुणों और दुर्गुणों का एक विचित्र सम्मिश्रण था। अब क्यों सम्मिश्रण था? कल्हड़ इसका आश्रित कवि था। कौन दोस्तों? कल्हड़ जो था, जिनके द्वारा राज तलंगणी की रचना की गई है, किसका आश्रित कवि था? तो हर्ष का आश्रित कवि था। और कल्हड़ के द्वारा ही हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। कश्मीर का नीरो क्यों कहा जाता है, चलिए आगे देखते हैं। हर्ष, विद्रोह एवं अकाल। अब दोस्तों होता क्या है कि इसके शासन काल के समय में जम्मू कश्मीर में पड़ता है एक दोस्तों भीषण अकाल। अब जब भीषण अकाल पड़ता है तो जो राजकोष था, शाही राजकोष था, वह दोस्तों समाप्त हो जाता है। अब यह दोस्तों क्या करता है कि अपने शाही राजकोष को भरने के लिए, शाही राजकोष को भरने के लिए भूखी प्यासी बिलखती जनता से यह दोस्तों टैक्स लेता है। और टैक्स की अगर दर की भी बात करते हैं, वह 1/3 से भी कहीं ज्यादा थी। और इसके जो भाई थे, इसके भाइयों के द्वारा इसके समय में एक दोस्तों आंतरिक विद्रोह भी हुआ। क्यों हुआ दोस्तों? कि इसकी मूर्खतापूर्ण नीतियों को लेकर इनके भाई जो है विद्रोह कर देते हैं, और विद्रोह को हालांकि इसके द्वारा दबा दिया जाता है, लेकिन दोस्तों इसके समय में एक आंतरिक विद्रोह हुआ, अकाल पड़ा, जिसके स्वरूप राजकोषीय जो एक भंडार था, राजकोषीय भंडार खत्म हो जाता है। यह दोस्तों भूखी प्यासी जनता पर टैक्स लगाता है, और मंदिरों को भी है, मंदिरों में जो सोना रखा हुआ था, जो आभूषण जड़े हुए थे, उनको भी दोस्तों यह लूटता है। आपकी मूर्खता, इसकी मूर्खता का अंदाजा दोस्तों आप इसी तरीके से लगा सकते हैं कि जो कि जिस तरीके में प्रजा को राजा की जरूरत होती है, उस टाइम पे है दोस्तों उनसे टैक्स वसूला करता था। अब दोस्तों मंदिरों को जहां एक और बचाना चाहिए था मुस्लिम आक्रमण से, वह यह भी दोस्तों उनमें समर्थन दे रहा था। मंदिरों को लूटता है, और बहुत सारे सोने जवाहरात जो आभूषण मंदिरों में जड़े हुए थे, उनको यह लूट के अपने खजाने को भरता है। तो मूर्खता, दुर्गुण यही थे। और सद्गुण की बात करते हैं दोस्तों, तो यह काफी विद्वान था। इसके बाद में दोस्तों अगले शासक आते हैं जय सिंह। कौन आते हैं दोस्तों? जय सिंह। अगर आप इसके बारे में दोस्तों थोड़ा और भी पढ़ना चाहते हैं तो आप यकीनन पढ़ सकते हैं, सिर्फ मनोरंजन के, इससे ज्यादा दोस्तों एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। जय सिंह, जय सिंह जो तो राज तलंगड़ी की रचना जो पूर्व हुई है, या राज तलंगड़ी में जो जम्मू कश्मीर का इतिहास हमें मिलता है, तो वह वो देखने को मिलता है हमें जय सिंह तक। एग्जाम में पूछता है कि कल्हड़ जो थे किसके आश्रित कवि थे, तो आपको देगा हर्ष के। किसके? हर्ष के। तो आप हर्ष टेक करेंगे। और पूछता है राज तलंगड़ी की जो रचना है वो पूर्ण किसके शासनकाल में हुई, या किसके शासनकाल तक इतिहास की जानकारी मिलती है, तो जय सिंह के शासनकाल तक जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर राज तलंगड़ी रचना पूर्ण हो जाती है। और नोट स्वरूप एक अंतिम पॉइंट मैंने लिखा है जो काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि सुहादेव के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? सुहादेव के द्वारा 1301 में जम्मू कश्मीर में एक हिंदू और राजवंश की स्थापना की जाती है। 1301 में जम्मू कश्मीर में एक हिंदू और राजवंश की स्थापना की जाती है। यह भी दोस्तों पॉइंट पूछा जाता है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं इसको हमें क्या पढ़ा है। तो हमने देखा कि 733 में चीन दूत मंडल किसके द्वारा भेजा जाता है, तो ललितादित्य के द्वारा भेजा जाता है। सूर्य का मार्तंड मंदिर हुआ, या जम्मू कश्मीर में परिहासपुर नगर की स्थापना करनी हो तो किसने की है? ललितादित्य ने की है। और बांदा उत्तर प्रदेश से इसके सिक्के भी ललितादित्य के प्राप्त हुए। अंतिम शासक थे विनयादित्य। विनयादित्य को उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन पराजित करते हैं और उत्पल वंश की स्थापना करते हैं। इनके एक मंत्री थे जिनका नाम था सूर, और सूर के साथ यह मिलकर शासन संचालन को किए करते थे। अवंती वर्मन की मृत्यु के बाद सुगंधा, इनकी जो पत्नी थी, वह दोस्तों संचालिका के तौर पर शासन को संभालती हैं। इसके बाद में अवंती वर्मन के द्वारा अवंतीपुर और सुइयापुरा नगर की स्थापना की जाती है। इसके बाद में आते हैं क्षेमेंद्र गुप्त, जो कि रानी दिद्दा के साथ विवाह करते हैं, जो कि 50 वर्षों तक दोस्तों शासन करती हैं। फिर आते हैं दोस्तों लोहार वंश। लोहार वंश में हमने देखा संग्राम राज। संग्राम राज दोस्तों 103 से लेके 1028 तक शासन करते हैं। इनके मंत्री का नाम था दोस्तों, मंत्री का नाम था तुंग। तुंग जो कि भटंडा के शासक थे, जिनका नाम था त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल जो कि महमूद गजनबी से लड़ने के लिए सेना को बना रहे थे, उसका नेतृत्व कौन करते हैं? तो तुंग ही करते हैं। इसके बाद शासक आते हैं हर्ष, जो कि अपने सद्गुणों और दुर्गुणों का एक विचित्र सम्मिश्रण थे। इसको दोस्तों मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे। केवल बस आप इतना रखेंगे कि यह दोस्तों सद्गुणों और अपने दुर्गुणों का विचित्र सम्मिश्रण थे। सद्गुणों में तो काफी विद्वान थे, अन्य राज्यों में इनको विद्वान के रूप में भी पूजा जाता था।
दुर्गुणों की बात करते हैं अगर इनके, तो इन्होंने अकाल के टाइम पे भी मंदिरों को लूटा, टैक्स वसूले। और दोस्तों इनके बारे में जैसे कि कलहड़ ने कहा है कश्मीर का नीरो। कश्मीर का नीरो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है कि किसे कहा जाता है, तो हर्ष को कहा जाता है। और इसके बाद में अंतिम जो शासक आते हैं वह आते हैं जय सिंह। और इनके समय में दोस्तों राज तेलंगानी की रचना पूरी होती है। क्या होती है? राज तेलंगानी की रचना पूरी होती है। और अंतिम नोट स्वरूप सुहादेव के द्वारा 1301 में कश्मीर में एक हिंदू राजवंश की स्थापना की जाती है। ठीक है दोस्तों, यह रहा जम्मू कश्मीर का इतिहास, जो कि दोस्तों हम देखते हैं 800 से लेकर करीब करीब 1300 तक, 800 से लेकर 1300 तक हम देख चुके हैं। अब इसके बाद का दोस्तों जो इतिहास रहेगा उसको हम देखेंगे कब? मध्यकालीन भारत में जब हम देखेंगे स्वतंत्र राजवंशों को। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस सल्तनत काल में जब हम देखेंगे तुगलक वंश को, तुगलक वंश में महमूद बिन तुगलक के शासनकाल में सत्ता कमजोर होने के कारण, वही महमूद बिन तुगलक है दोस्तों जो काफी है मूर्ख था। अब इसकी मूर्खता की वर्णन भी हम करेंगे। इसके शासनकाल में दोस्तों होता क्या है कि केंद्र पर पकड़ जो है मजबूत नहीं रहती है अन्य राज्यों पर, और बहुत सारे राजवंश खुद को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। और इसी टाइम पे दोस्तों क्या था, जो जम्मू कश्मीर में जो लोहार वंश के बाद का इतिहास है वह हम उस टाइम पे पढ़ेंगे। हालांकि मैं दोस्तों थोड़ा सा है यही पढ़ा देता, लेकिन दोस्तों वो आपको क्लियरिटी नहीं आती जो आपको उस टाइम पे आएगी, क्योंकि इसको भी आप रिवाइज करेंगे, उसको भी पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।